सच्ची घटनाओं पर आधारित ये मूवी रिवॉल्व करती है 2003 और 2004 के टाइम पीरियड पर, जब युंग चुल नाम का एक साइको सियोल शहर में रहकर मर्डर करता फिर रहा था। और सेम इसी युंग चुल नाम के क्रिमिनल के बारे में हम एंड में बात करेंगे कि उसने असल जिंदगी में कितने मर्डर्स किए और किस वजह के लिए। अभी के लिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि होती है मैपगांव नाम के शहर से, क्योंकि रियल लाइफ में हुई घटनाएं सबसे ज्यादा इसी जगह पर हुई थी। और ये जो कार आप देख रहे हैं, ये होती है एक प्रोस्टिट्यूट डीलर की, जो कि असल में होता है एक डिटेक्टिव। और ये कार यहाँ पर है, मतलब कि एक और लेडी अब गायब हो चुकी है। दरअसल कुछ वक्त से इस इलाके में प्रोस्टिट्यूट्स के गायब होने की रिपोर्ट मिल रही होती है, और इसलिए ये डिटेक्टिव उन्हीं की गैंग में शामिल होकर उन सब पर नजर रख रहा होता है कि वो खुद ये धंधा छोड़ रही है या फिर कोई उन्हें किडनैप कर रहा है। और सेम इसी बात के लिए ये कुछ प्रोस्टिट्यूट्स को अलग अलग क्लाइंट्स के पास भेजता है कि अगर उन्हें कुछ सस्पिशियस लगे तो वो उसे इन्फॉर्म करे। जिनमें से एक वुमेन जब एक पर्सन के पास जाती है तो वो पर्सन अपने साथी को लेकर बैठा होता है ताकि वो छुप कर सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। और जैसे ही ये लेडी उसे देखती है तो वो यहाँ से निकलने लगती है गुस्से में, और जाते जाते वो उस पर कमेंट भी करती है उसके मुंह पर, जिससे वो पर्सन गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ता है। और यही बात जब इसे पता चलती है तो ये सीधा भागता है उसी के एड्रेस की तरफ, जहाँ पर जब ये जाता है तो वो लेडी उन सबकी अच्छी खासी धुलाई कर चुकी होती है और बच्ची कुची कसर ये ऑफिसर उतार देता है। और वहाँ से जब ये बाहर आता है तो ये लेडी कहती है कि वो ये काम अब और नहीं करना चाहती, इस काम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, और अब तो लड़कियां भी गायब हो रही होती हैं। इवन कि इसके कई सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी गायब हो गए होते हैं, जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। जिसके लिए जब ये कहता है कि वो भाग कर कहीं पर छुप गई होंगी तो ये कहती है कि वो उन्हें बहुत टाइम से जानती है और वो इस तरह से भागेगी नहीं। और इसी तरह से जब इनके बीच में बहस होती है तो ये लेडी उसके कार से ही उतर कर चली जाती है कि अब से वो उसे दोबारा कॉल न करे। और इसी के लिए ये कॉल करता है मीजिन नाम की एक लेडी को, जो कि सेम इसी प्रोफेशन में होती है, और साथ ही उसकी एक बेटी भी होती है 7 साल की। और आज ये लेडी थोड़ी सी बीमार होती है सर्दी जुकाम की वजह से, इसलिए जब ये कहती है कि आज वो ये काम नहीं कर सकती तो ये उसे फोर्स करता है उसके क्लाइंट के पास जाने के लिए, जिससे इसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और तैयार होकर ये जाती है सेम उसी क्लाइंट से मिलने। तो वहीं ये ऑफिसर जब उस कॉलर के नंबर को ध्यान से देखता है तो इसे कुछ याद आता है उस नंबर के बारे में, और इसलिए ये अपनी डायरी निकाल कर चेक करता है और देखता है कि उसके खिलाफ बहुत सारे लड़कियों ने शिकायत की है मारने पीटने की। इसलिए ये मीजिन को कॉल करके कहता है कि जब वो उसके घर पहुंचेगी तब वो उसे मैसेज करके इन्फॉर्म करे इस बारे में, ताकि जरूरत पड़ने पर ये उसकी हेल्प करने के लिए जा सके। साथ ही उसी क्लाइंट से मिलने के बाद बहुत सारी लड़कियां गायब हुई होती है, इसलिए इसके हिसाब से वही वो बंदा है जो कि सबको किडनैप कर रहा है। इसलिए ये भी निकल जाता है ठीक उसी के एड्रेस की तरफ, जहाँ पर ये रास्ते में अपनी टीम को कॉल भी करता है कि उसे कुछ ऑफिसर्स चाहिए हेल्प के लिए, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए जाते इससे पहले ही कोई पर्सन किसी पॉलिटिशियन पर टट्टी उठाकर मारता है, और ये सब उसी को पकड़ने में बिजी हो जाते हैं। तो वही मीजिन अपनी कार को उस पर्सन के घर के पास रोकती है, जिसका एड्रेस होता है मागांव डिस्ट्रिक्ट 24-1। और अगर आपने पैरासाइट मूवी देखी होगी तो वो फिल्म भी एग्जैक्टली इसी घर में शूट हुई थी, जिसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अभी के लिए ये पर्सन मीजिन को उसी घर के अंदर लेकर जाता है, और सेफ्टी के लिए मीजिन उस घर के दरवाजों को पूरी तरह से लॉक नहीं करती, ताकि जरूरत पड़ने पर वो वहाँ से निकलकर भाग सके। साथ ही वो उसी घर के पार्क में एक फावड़ा भी देखती है, जिसके आसपास एक डॉग भी मंडरा रहा होता है, मींस कि उस पर्सन ने किसी को मारकर वहाँ पर दफनाया भी होगा, और हो सकता है कि उस घर के ऑनर को उसने मारा हो, क्योंकि इतना बड़ा घर इस पर्सन का तो नहीं हो सकता। तो वही मीजिन वहाँ पर आते ही बाथरूम यूज करने की बात करती है, ताकि वो उस ऑफिसर को मैसेज कर सके, जो कि एग्जैक्टली उसी की गाड़ी का पीछा करते हुए ठीक उसी जगह पर आया होता है। बट इसे ये बात पता नहीं होती कि वो पर्सन उसे किस एड्रेस पर लेकर गया है। इसलिए ये मीजिन के मैसेज का वेट करने लगता है, जो कि बाथरूम में जाकर सेम मैसेज टाइप करके उसे भेजने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क के ना होने की वजह से वो मैसेज जा नहीं पाता। इसलिए ये उस बाथरूम की खिड़की को ओपन करती है मैसेज भेजने के लिए, जिसके ऐसा करने पर उसे मिलता है एक दीवार, जिससे ये थोड़ी बहुत घबरा जाती है उसे देखकर। और उसे उसी बाथरूम में जब उसे कुछ बाल मिलते हैं खून के साथ तो ये बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वो साइको सच में लोगों को मार रहा होता है उसी घर के अंदर। तो वहीं ये ऑफिसर अपनी कार में बैठकर मीजिन के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि इसे अभी तक पूरा एड्रेस नहीं पता होता कि वो पर्सन उसे कहाँ लेकर गया है। तो वहीं कुछ देर बाद मीजिन अपने बाल को गीले करके बाहर आती है, ताकि उस
उस पर्सन को उस पर ज्यादा शक न हो, और कॉन्डम का बहाना करके वो बाहर जाने लगती है कि वो कॉन्डम्स को अपने कार में ही भूल गई है और बस कुछ ही देर में वो उसे लेकर वापस आ जाएगी, जिसके लिए ये पर्सन उसे जाने की परमिशन भी दे देता है। बट मीजिन उस घर से बाहर नहीं आ पाती क्योंकि ये किलर उसे बेहोश करके उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर एक काले रंग का बैग लेकर आता है ठीक उसी बाथरूम में जिसमें होते हैं हथौड़ी और छीनी जैसे औजार, जिसमें से ये एक सरिये से बने हुक को बाहर निकालता है और फिर उसे बाथटब में लेकर लटका देता है। और उसके बाद ये उसे किसी जी यूंग नाम की लड़की के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, और ये लड़की भी सेम इसी के पास आई होती है जिसके बारे में ये कहता है कि वो बहुत चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसकी जुबान काट दी। और ये बात सुनकर मीजिन चिल्लाने का नाम ही नहीं लेती, जिससे ये पर्सन उसके मुंह में बंधी पट्टी को खोल देता है और उसे पूछता है कि वो जिंदा क्यों रहना चाहती है, जिससे ये डर की वजह से स्टार्टिंग में तो कुछ कह भी नहीं पाती। बट जैसे ये उसे मारने के लिए छेनी और हथौड़ा निकालता है तो ये कहती है कि उसकी एक 7 साल की बेटी है और उसके अलावा उसका कोई और नहीं, और इसलिए वो उसे ना मारे। बट ये उसकी एक भी नहीं सुनता और हथौड़ा छीनी लेकर उसके ऊपर बैठ जाता है उसे मारने, जिससे मीजिन बुरी तरह से डर जाती है और अपना सर हिलाए जा रही होती है ताकि वो उसे मार न सके। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वो किलर जितनी बार भी उसे मारने के लिए उसके सर पर छेनी रखता तो वो छेनी उसके सर हिलाने की वजह से फिसल कर नीचे गिर जाती, और एक बार तो उसी की वजह से उसके हाथ में चोट भी लगती है, जिससे ये गुस्से में आकर उसका सर फोड़ देता है हथौड़े से, जिससे वो एक ही बार में वहीं पर चित पड़ जाती है। तो वही मीजिन के कॉल ना करने की वजह से ये डिटेक्टिव काफी परेशान होता है और साथ ही उसका नंबर भी नहीं लग रहा होता, और इसलिए ये आसपास के घरों में जाकर चेक करने लगता है कि अगर वो वहाँ पर गई हो। तो वही उस पर्सन के घर में कुछ लोग आते हैं जिन्हें वो बाहर से ही जाने के लिए कहता है कि यहाँ पर कोई भी पार्क नाम का पर्सन नहीं रहता। बट जब वो लोग उसी घर के डॉग को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए ये उस पर्सन को ज्यादा परेशान नहीं करते और वहाँ से जाने लगते हैं, जिसको जाता देख ये थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं वो पुलिस को कॉल न कर दे, इसलिए ये उनको झूठ बोलकर अंदर ले जाता है और उन्हें भी मार डालता है बिना टाइम गवाए, और किसी को शक न हो कि वो लोग वहाँ पर आए थे, इसलिए ये उनकी कार को लेकर वहाँ से दूर जाने लगता है ताकि वो उसे किसी और जगह पर पार्क कर सके। और सेम इसी कार के साथ एक्सीडेंट होती है डिटेक्टिव की कार की, जो कि उस पर गुस्सा होने की जगह अपनी गलती मानता है और उसका नंबर मांगता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसकी कार की डैमेज भर देगी, जिसके लिए ये कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं और ये सिर्फ यहाँ से जाने की बात करता है। और काफी देर बाद जब इनके बीच में इसी बात को लेकर बहस होने लगती है तो ये पर्सन गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है एक दूसरी कार के ड्राइवर पर, जिससे ये ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ, और इसलिए ये उसी नंबर को पढ़कर उसका नाम बताता है जो कि होता है युंगमिन। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए जब ये उसी नंबर पर कॉल करता है तो सच में वो नंबर बजती है ठीक इसी के पास, और जैसे ही ये उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो ये यहाँ से भागता है अपनी जान बचाकर। और हमें देखने को मिलती है एक काफी अच्छी चेजिंग सीन, जहाँ पर अच्छी खासी भागम दौड़ के बाद जब ये उसे फाइनली पकड़ता है तो उसकी पिटाई भी अच्छी खासी होती है, जिसमें ये डिटेक्टिव उसे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा होता है कि उसका एड्रेस कहाँ पर है और उसने उन लड़कियों के साथ क्या किया। और जब ये फिर भी उसे कुछ भी नहीं बताता तो ये उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगता है, और जब तक ये अपनी कार के पास पहुँचता तब तक वहाँ पर काफी जाम लग चुकी होती है, और इसे एक पर्सन को मार पीट कर अपने साथ ले जाते हुए देखकर एक ऑफिसर इसे इसका आईडी और बैज दिखाने के लिए कहता है, जो कि ऑफ कोर्स इसके पास नहीं होता। इसलिए ये ऑफिसर उसे भी अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है अपने थाने, जहाँ पर ये कॉल करता है अपने डिपार्टमेंट के लोगों को। तो वहीं एक क्रिमिनल FIR लिख रहा होता है उसी ऑफिसर के अगेंस्ट। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब आप पुलिस को कुछ भी रिटर्न में देते हैं तो वो एक तरह से FIR ही होती है, और ये पर्सन ये सब लिख कर बता रहा होता है कि उस डिटेक्टिव ने उसे किस बात के लिए मारा। तो वही जब ये ऑफिसर कहता है कि वो पर्सन एक क्रिमिनल है और उन्हें उसके घर चलना चाहिए उन लड़कियों के बारे में पता लगाने, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि अपने आप को ऑफिसर साबित करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई ID और ना ही कोई वेरिफिकेशन कोड। इवन ये कुछ ऑफिसर्स तो इसकी खिंचाई भी करने लगते हैं उस पर्सन को मारने के लिए, क्योंकि कोई भी ऑफिसर किसी भी सिटीजन को नहीं मार सकता, ना जेल के अंदर और ना ही जेल के बाहर। इवन इंडिया में भी किसी को मारना एक पनिशेबल क्राइम है। पर कुछ देर बाद जब ये खुद ही उससे पूछते हैं कि उसने लड़कियों के साथ सच में कुछ किया है क्या, तो ये अजीब तरह से शर्माते हुए कहता है कि उसने उन सबको मार दिया। मतलब कि इसमें शर्माने जैसी बात क्या है, उसे तो डरना चाहिए कि उसने किसी को मारा है, और ये बात वो कबूल कर रहा है ठीक पुलिस के सामने। और इस मर्डर वाली बात को सुनकर जब सभी सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया जाता है तो ये इस बात से डिनाई करने लगता है जैसे कि वो एक पागल है और इसने ये सब कुछ सिर्फ मजाक में कहा। और कुछ देर बाद जब उस ऑफिसर के साथ ही ठीक उसी थाने में आते हैं तो इन सब के बीच में काफी बहस होती है इस बात को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा केस वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो वहीं ये सब बस उसे ले जाने के लिए ही आए होते हैं यहाँ पर, और इसलिए एक सबसे बड़े ऑफिसर को बुलाया जाता है इस मामले को शांत करने के लिए, जो कि आते ही सब पर भड़कने लग जाता है। और टास्क फोर्स कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है उस पर्सन को अपने साथ लेकर। तो वहीं जुंग हो सिम वही ब्लैक कलर की कार को चेक करने लगता है जिसमें उसे मिलती है एक चाबी,
और सेम उसी चाबी को लेकर ये जाता है अपने साथी के पास ताकि वो पता लगा सके कि वो किस घर की चाबी है ताकि वो मेजन को ढूंढ सके। ऑन दी अदर हैंड ये सब कुछ सच बता रहा होता है कि उसने उन लड़कियों को छेनी और हथौड़े से मारा, फिर उनके पैर पर एक कट लगाकर उन्हें दीवार पर लटका दिया ताकि उनका सारा खून बहकर निकल जाए। और ठीक ऐसा होने के दूसरे दिन वो उन्हें काट कर इधर उधर दफना देता, जिसके लिए जब ये पूछता है कि उसने कहां पर उन 9 लाशों को दफनाया है तो ये कहता है कि 9 नहीं बल्कि 12 लोगों को उसने मारा है। तो वहीं जुंग हो पर कार्रवाई हो रही होती है उस पर्सन को मारने के लिए और सेम इसे ही कॉल करता है इसका सीनियर, जो कि जब थाने में आता है तो उसे मेजन के घर जाने के लिए कहा जाता है ताकि वो मेजन के घर से बाल और ऐसे ही कोई डीएनए सैंपल ला सके, क्योंकि ये साइको कह रहा होता है कि उसने मेजन को मारा है, इसलिए ये उसके शर्ट पर लगे खून के डीएनए को मेजन के डीएनए से मैच करना चाहते हैं ताकि उन्हें एक ठोस सबूत मिल सके। जहाँ पर जब ये जाते हैं तो उन्हें वहाँ से मिलती है मेजन की बेटी यूजिन, और सिंस की वो घर में अकेली होती है और उसके अलावा कोई और नहीं होता तो ये ऑफिसर उससे अपने साथ ले जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। तो वहीं ये सब रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने सीनियर को कि उसने कब, कहां और कैसे उन लोगों को मारा, और साथ ही ये लोग मेजन को भी मरा हुआ समझ रहे होते हैं, इसलिए ये उसकी तलाश भी नहीं करते, जबकि वो पर्सन कह रहा होता है कि वो अभी भी जिंदा हो सकती है उसके घर में। बट ये लोग उसे पागल समझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि मर्डर मोटिव क्लियरली मेंशन नहीं होता। एक्चुअली वो इतनी सारी बातें करता है कि इन्हें समझ में नहीं आता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसने उन सबको अपने घर में मारा है बट उसे उस घर का एड्रेस नहीं पता, इसलिए इन्हें लगता है कि वो सारी बातें सिर्फ वो झूठ बोल रहा है और इसलिए ये उसकी बातों पर कुछ ज्यादा गौर नहीं करते। तो वहीं ये ऑफिसर अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उस पर्सन के बारे में और उसी के घर का एड्रेस जानने के लिए ये जाता है उसकी बहन के घर, जो कि कहती है कि वो 2 साल से जेल में बंद था और छूटने के बाद वो कहाँ गया उसे कुछ भी नहीं पता। साथ ही उसी साइको ने उसके बेटे को भी छेनी और हथौड़े से मारा होता है, बस किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। और एक बार फिर से सीन जब थाने की तरफ शिफ्ट होती है तो ये सब बात कर रहे होते हैं उस पर्सन के बारे में कि उसे पहले भी 2 बार अरेस्ट किया गया था, बस सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया और इनके प्रोसिक्यूटर के हिसाब से इन्हें उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस बारे में इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता। और अगर मीडिया में ये सारी बातें आए कि उन्होंने एक इनोसेंट को पकड़ रखा है और उसके साथ मारपीट भी की है तो उनकी बहुत बदनामी होगी। और अब आप शायद सोच रहे होंगे कि उसने पुलिस के सामने तो ये सब कुछ बताया है तो वो सब क्या सबूत नहीं है? वेल, कोर्ट में ये सारी बातें सबूत नहीं मानी जाती। पुलिस तो किसी को भी डरा धमकाकर कुछ भी बनवा सकती है और जब तक कि इस बात को साबित करने के लिए इनके पास कोई सबूत ना हो उसकी बातें कन्फेशन नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्ट इन द केस कि यही सारी बातें अगर वो जज के सामने कहे। और सेम उसी बात के लिए जब इसे कैमरा के सामने सब कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो वो कुछ भी नहीं कहता। साथ ही कोर्ट इन्हें उसका अरेस्ट वारंट देने से भी मना कर देती है, मतलब कि इनके पास सिर्फ 24 घंटे ही है, फिर उन्हें किसी भी हाल में उसे छोड़ना होगा अगर उसके खिलाफ इन्हें कोई भी सबूत ना मिले तो। इसलिए ये अंदाजन ही उन डेड बॉडीज की तलाश करने लगते हैं कि उसने जरूर उन डेड बॉडीज को पहाड़ों में दफनाया होगा और सेम उसी के लिए ये पूरी रात पहाड़ों में तलाश करने लगते हैं ऐसी जगहों की। और सीन जब मेजन की तरफ शिफ्ट होती है तो वो अभी भी जिंदा होती है और एक टाइल के टुकड़े से अपने हाथ में बंधे रस्सी को काटने लगती है ताकि वो वहाँ से निकल सके। और सेम उसे ही ढूंढने के लिए ये ऑफिसर जाता है एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने जो कि उसके एड्रेस पर पहले भी गई थी, जो कि उसे बताती है कि वो पर्सन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि उसका पीनस खड़ा ही नहीं होता, यहाँ तक कि उसने शराब भी नहीं पी थी, इसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाया और इसके हिसाब से उस तरह का पर्सन क्यों उसे बुलाएगा। बट फिर भी ये उसे राजा की तरह ट्रीट करती है ताकि वो उससे पैसे निकाल सके और इसकी बिहेवियर की वजह से वो इसे खुद के साथ रहने के लिए कहता है उसकी वाइफ बनकर। और जब ये उसे रिजेक्ट करती है तो वो इसे जान से मारने की धमकी भी देता है, यहाँ तक कि कुछ डेड बॉडीज की फोटो भी उसे भेजता है कि सेम इसी तरह से वो उसे भी मारेगा। और जब ये ऑफिसर उन्हीं फोटोज को उसे दिखाने के लिए कहता है तो ये कहती है कि उसने उसे डिलीट कर दिया और मेजन के लिए भी ये कहती है कि अब तक तो उसने उसे मार दिया होगा। और यही सारी बात सुनकर ये लड़की काफी रोती है अपनी मॉम के लिए। तो वहीं इस ऑफिसर का साथी उस घर का पता लगा लेता है जहाँ पर वो पर्सन रहता था, बट ये जगह दूसरी होती है उस पर्सन का असली घर, जबकि उस पर्सन ने वो सारे मर्डर्स किसी और ही जगह पर किए होते हैं। और ठीक यहीं पर आता है एक और पर्सन जो कि इन्हें देखते ही यहाँ से भागने लगता है, जिससे ये दोनों भी पड़ जाते हैं उसके पीछे, जो कि जब फाइनली इनके हाथ लगता है तो ये ऑफिसर इसकी भी जमकर धुलाई कर देता है और उसके बाद उसे पूछता है कि उसने लड़कियों के साथ क्या किया, जिसके बारे में ये कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और बताता है कि युंगमिन 2 हफ्ते से कहीं और रह रहा था और उसके बाद से वो सिर्फ एक बार आया है अपना सामान लेने और वो सामान होता है वही ब्लैक कलर का बैग जिसमें होते हैं छेनी हथौड़े जैसे सामान। और सेम उसी रूम में लगे पोस्टर को जब ये ऑफिसर फाड़ता है तो उसे कुछ ड्राइंग्स मिलती है जो कि सेम उसी पर्सन ने बनाई होती है, जिससे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलती है। तो वहीं ये लोग
सब जगह पर ढूंढ कर थक चुके होते हैं उन डेड बॉडीज को, इसलिए ये फाइनली मंगवान इलाके में डेड बॉडीज की तलाश करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए इनके पास सिर्फ 12 घंटे का टाइम होता है यंग मिन के घर का पता लगाने के लिए, क्योंकि उसके बाद उन्हें उसे किसी भी हाल में छोड़ना होगा। तो वही थाने में आते ही ये ऑफिसर यंग मिन को एक बार फिर से मारना पीटे चालू कर देता है ताकि वो उससे पता लगा सके कि उसने मीजिन को कहां पर छुपाया है। और इस बार तो कोई ऑफिसर भी उसे रोकने के लिए नहीं आता, क्योंकि ये सब जानते होते हैं कि सच में वही वो क्रिमिनल है। और अच्छी खासी मार खाने के बाद वो फाइनली एड्रेस बता ही देता है, जो कि उन्हें सही जगह पर तो कतई नहीं लेकर जाती। और अगले दिन की शुरुआत होते ही ये सो कॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है उन्हें डराने कि अगर वो लोग यंग मिन को रिहा नहीं करते तो इस बार उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, उनके पूरे थाने की बदनामी होगी। साथ ही यंग मिन को मारने वाले ऑफिसर का ये नाम बताने के लिए कहता है कि एक इनोसेंट सिटीजन को मारने के लिए वो उसे सस्पेंड करवा कर रहेगा, जिससे ये भी उसकी सारी बातें सुनकर डर जाता है और जोंग हो को लाने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, जो कि जैसे ही उसे अरेस्ट करने की बात करते हैं तो वो सबको मारने पीटने पर तुल जाता है वहाँ से भागने के लिए, जो कि जब किसी तरह से उसे अरेस्ट करते हैं तो वो कार में भसड़ मचा देता है वहाँ से भागने के लिए और अपने ही ऑफिसर को मार पीट कर वहाँ से भागने लगता है, जिनमें से एक ऑफिसर उसकी हेल्प करता है उसकी हथकड़ियाँ खोलकर। और सेम बदनामी की डर की वजह से पुलिस उसे रिहा भी कर देती है, क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता उस पर्सन को अरेस्ट करने का। बट दो ऑफिसर उसका पीछे जरूर कर रहे होते हैं ताकि ये लोग उसके घर तक पहुंच सके। तो वहीं इतने घंटों में मीजिन अपने हाथ की रस्सी खोल चुकी होती है और वहां से भागकर वो जाती है पास के एक शॉप में ताकि वो पुलिस को कॉल करके हेल्प के लिए बुला सके। और पुलिस के साथ वो कॉल करती है जोंग हो को, जो कि सेम उसी को बचाने के लिए भाग रहा होता है इधर से उधर, और इसलिए वो फोन की आवाज सुन नहीं पाता। और कुछ देर बाद ठीक उसी शॉप में आता है ये पर्सन, जिसे देखकर ये लेडी उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है और सब कुछ बता देती है उस लड़की के बारे में कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की और इसलिए वो वहाँ पर इंतजार कर रही है पुलिस के आने का। इसलिए जब तक पुलिस वहाँ पर नहीं आ जाती तब तक ये उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है ताकि वो पर्सन फिर से वहीं पर न आ जाए उस लड़की को मारने के लिए, जो कि होता है ये खुद। और इसलिए ये उसे बचाने के नाम पर उससे हथौड़ा या बैट मांगता है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। और जैसे ही ये लेडी उसे हथौड़ा देती है तो ये उसी का इस्तेमाल करता है उस लेडी को मारने के लिए, जिसे मार कर ये आगे बढ़ता है मीजिन को मारने और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है ठीक उसी शॉप के अंदर। और जब तक पुलिस वहाँ पर जाती है तब तक बहुत देर हो जाती है और वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है खिड़की के जरिए। अब एक तरफ जहाँ पर पुलिस सेम उसी को ढूंढने के लिए हर किसी की क्लास लगा रही होती है, तो सेम उसी शॉप में जाता है ये ऑफिसर, जो कि पूरी तरह से खून से भरी पड़ी होती है मीजिन के। और वहाँ पर जाकर जब ये अपना वॉइस मेल चेक करता है तो उसमें इसे कॉल की होती है मीजिन, जो कि इसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि ये सब वो अब और नहीं करना चाहती और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है, जिससे इसे काफी अफसोस होता है उसकी सारी बातों को सुनकर, क्योंकि इसी ने उसे फोर्सफुली भेजा होता है उस पर्सन के पास। तो वहीं वो क्रिमिनल सारी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहा होता है ताकि वो यहाँ से निकल सके और तैयार होकर वो यहाँ से निकलने लगता है पुलिस के आने से पहले। और सेम उसी की तलाश करता हुआ जोंग हो जाता है उस घर के एड्रेस पर और साथ ही उसी की कार में मिली चाबी के जरिए उस घर का दरवाजा भी खुल जाता है, जिसके अंदर जाते ही इसे दिखाई देता है वो पर्सन जो कि निकल कर भाग रहा होता है यहाँ से। बट इससे पहले वो ऐसा कर पाता, उसका सर पकड़ कर ये उसे अंदर ले जाता है उसकी धुलाई करने और फिर मार मार कर उसे अधमरा कर देता है सबका बदला लेने के लिए। और जैसे ही ये देखता है कि मीजिन का हाथ और सर काट के साइको ने फिश टैंक में डाल रखा है तो ये उसे और भी बुरी तरह से मारता है इस बात के लिए, और वो भी कोई कसर नहीं छोड़ता इसकी पिटाई करने में। और ये दोनों ही काफी थक चुके होते हैं एंड तक, बट एंड तक खड़ा रहता है ये ऑफिसर और एक हथौड़ा लेकर इसे मार मार कर बेहोश कर देता है। बट इससे पहले वो उसे पूरी तरह से मार पाता, ठीक यहीं पर आते हैं बाकी के ऑफिसर्स जो कि उसे रोक लेते हैं उस पर्सन को पूरी तरह से मारने से। और कुछ देर बाद उस घर से बहुत सारी डेड बॉडीज को निकाली जाती है, जैसे कि युंग मिन ने कहा था कि उसने 12 लोगों को मारा है। तो वहीं जुंग हो जाता है मीजिन की बेटी का ध्यान रखने, क्योंकि ऐसा करना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है मीजिन के मरने के बाद। और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। और अब बात करते हैं असली केस के बारे में, जो कि इस मूवी से तो कई गुना ज्यादा खौफनाक है। और इस साइको का नाम है योंग चुल, और ये बंदा तो अपने हाई स्कूल से ही बदनाम होना शुरू हो गया था। 1998 पर इस पर चोरी के इल्जाम लगना शुरू हुए, जो कि 2004 तक चले। 1995 में इस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने का आरोप लगे, 1998 में धोखाधड़ी करने का, एंड ईयर 2000 में चाइल्ड अब्यूज के। और 2003 से 2004 के बीच इसने 26 औरतों को मारा, जिसमें से मोस्टली प्रोस्टिट्यूट्स और अमीर थे। जिनको मारने का रीजन ये बताता है कि वुमेन को प्रोस्टिट्यूट्स नहीं बनना चाहिए, और अमीरों को मारने का ये रीजन बताता है कि उन्हें पैसों का इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता। बट उन 26 में से सिर्फ 20 की डेड बॉडीज पुलिस को मिल पाई, बाकियों को इसने जला दिया और काट काट कर इधर उधर फेंक दिया अलग अलग जगह पर। साथ ही इसने ये बात भी कबूल की कि ये उनकी बॉडी ऑर्गन्स को खाया करता था, पर्टिकुलरली उनके लीवर को।
और एक बंदे को तो उसने तब मार डाला था जब उसने उसे फेक वायग्रा बेची थी और उसे गाड़ी में डालकर उस गाड़ी को ही आग लगा दी थी। और उन 20 मर्डर्स के लिए इसे 2004 में फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि आज भी अपनी फांसी का वेट कर रहा है। और फन फैक्ट तो ये है कि साउथ कोरिया में किसी को फांसी पर लटकाया ही नहीं जाता। 1997 में इसे बैन कर दिया गया था। इसलिए युंग चुल और उसके जैसे और भी 60 क्रिमिनल्स हैं जो कि आज भी जेल में बंद हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। एंड एज यूजुअल आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं इस केस को डिटेल में पढ़ने के लिए। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाइक दैट एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। और कमेंट में कुछ भी लिखो, पर कमेंट करो यार, तभी तो मेरे चैनल की ग्रोथ होगी और मेरा चैनल भी आगे बढ़ेगा उन बड़े चैनल्स की तरह। टिल देन मिलते हैं जल्द ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड।